और इस वीडियो में अपन इंड AS 115 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? नॉन कैश कंसिडरेशन से रिलेट करता है। नॉन कैश कंसिडरेशन से नाम से पता चल रहा है। नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब कि हमें कंसिडरेशन रिसीव हुआ लेकिन वो कैश में नहीं था, किसी अदर फॉर्म में था, अदर देन कैश में था। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन कैश कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन इज इन फॉर्म अदर देन कैश, एग्जाम्पल शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, एडवर्टाइजिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। जैसे मैं हूँ रोहन, मैंने किसी राहुल को गुड्स एंड सर्विस दी। राहुल ने मुझे कैश के बदले क्या दिया? या तो शेयर्स दे दिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, या मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर दिया, या फिर मुझे कोई इक्विपमेंट दे दिया। तो ये क्या हुआ? नॉन कैश कंसिडरेशन हुआ। नेक्स्ट बात आती है मेज़र कैसे करेंगे नॉन कैश कंसिडरेशन को? हम मेज़र करेंगे इसको फेयर वैल्यू पे। किस पे? फेयर वैल्यू पे मेज़र करेंगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं है हमारे पास तो हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस परफॉर्म्ड। जैसे मान लो कि मैंने राहुल को जो गुड्स एंड सर्विस दी उसका प्राइस था 10 लाख। उन्होंने मुझे 10,10,000 की कुछ इक्विपमेंट दे दिया। 10,10,000 की क्या है? इसकी फेयर वैल्यू है इक्विपमेंट की। तो मैं सबसे पहले ये फेयर वैल्यू पे मेज़र करूंगा मेरा नॉन कैश कंसिडरेशन। लेकिन मान लो अगर हमारे पास ये फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मैं नॉन कैश कंसिडरेशन को उस इक्विपमेंट को 10 लाख पे वैल्यू कर लूँगा, यानी हमारे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस प्रॉमिस टू द कस्टमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें? इफ़ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैं रोहन, मेरे को देना है राहुल को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी मुझे उसको कुछ बना करके देना है, कोई प्रोडक्ट देना है। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए और वो सामान मेरे को राहुल ने दिया। यानी इफ़ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट एंटिटी, उसने मेरे को फैसिलिटेट करा, मेरे को कहाँ सामान दिया कि आप इससे बना लो, और फिर मुझे वो प्रॉमिस्ड प्रोडक्ट दे देना। ठीक है, इफ एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स एंड सर्विस देन ट्रीट इट एज नॉन कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। यानी अगर वो जो उन्होंने मेरे को माल बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए जो सामान दिया, उन्होंने मेरे को जो प्रोवाइड करी चीज़, जैसे राहुल ने मेरे को कुछ टूल्स दे दिए या कुछ इक्विपमेंट दे दिया कि आप इससे हमारा प्रॉमिस प्रोडक्ट बना लो, तो अगर वो मेरे पास, मैं उसकी अगर ओनरशिप ले रहा हूँ, अगर मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है, सॉरी, अगर मैं उसके ऊपर कंट्रोल ले लेता हूँ तो मैं उसको एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन अकाउंट करूँगा। ठीक है, अदरवाइज मैं उसको अकाउंट नहीं करूंगा। इफ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ एंटिटी ऑब्टेन कंट्रोल ऑन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स या सर्विस देन ट्रीट इट एज नॉन कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात थी ये। चलो नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन अदर देन चेंज इन फॉर्म टाइप या चेंज या फॉर्म टाइप ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, एक बार पहले अपन दूसरा वाला केस देख लेते हैं जिसमें चेंज इन फॉर्म या टाइप है, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। इफ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन फॉर्म या टाइप ऑफ कंसिडरेशन, यानी मान लो कि पहले राहुल ने मुझे कहा था कि मैं आपको इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, लेकिन अब मेरे को राहुल क्या दे रहा है? मुझे इक्विपमेंट दे रहा है। यानी क्या हुआ? फेयर वैल्यू चेंज हो गई। भाई जो फेयर वैल्यू इक्विटी शेयर्स की रही होगी वो इक्विपमेंट से अलग ही होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? ड्यू टू फॉर्म या टाइप ऑफ कंसिडरेशन। पहले इक्विटी शेयर्स थे, अब इक्विपमेंट है। हम ऐसे चेंजेस को इग्नोर करेंगे, हम कोई अकाउंट अलग से नहीं करेंगे। हम नॉर्मल जो नॉन कैश कंसिडरेशन हमने इक्विटी शेयर्स के लिए अकाउंट करा था वैसे हम इसको अकाउंट करेंगे। यानी इसमें इग्नोर, इस सिचुएशन को कंप्लीटली इग्नोर करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन अदर देन चेंज इन फॉर्म या टाइप, मतलब फेयर वैल्यू में तो चेंज हुआ लेकिन फॉर्म या टाइप की वजह से नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स प्रॉमिस हुए थे तो अभी भी दे तो वो इक्विटी शेयर्स ही रहे मेरे को, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई। यानी फॉर्म या टाइप तो सेम ही रहा इक्विटी शेयर, लेकिन उसकी इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे में अपन क्या करेंगे? ट्रीट इट एज वेरिएबल कंसिडरेशन। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन विल बी पोटेंशियल वेरिएबल कंसिडरेशन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। यानी आज जो इसकी फेयर वैल्यू है इंसेप्शन पे, वही उसकी फेयर वैल्यू हमेशा रहेगी, उसी से वो वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतना ही समझना है कि जब भी कोई नॉन कैश कंसिडरेशन हमें मिलता है उसको अपने को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। और अगर फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसे हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विसेज पे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि इन एनी केस, इन दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं? फेयर वैल्यू तो ले रहे हैं। क्या देखा? देखो, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन विल बी द पोटेंशियल वेरिएबल कंसिडरेशन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। यानी इन द एंड दोनों केस में, और दूसरे वाले केस में हम उसे इग्नोर कर रहे हैं जो फेयर वैल्यू चेंजेस थ्रू फॉर्म या टाइप हुए। यानी इन एनी केस आपको क्या क्रक्स ध्यान रखना है, क्या कंक्लूजन ध्यान रखना है कि जब भी कोई नॉन कैश कंसिडरेशन हमें मिलता है उसे हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अगर फेयर वैल्यू असर्टेनेबल है तो फिर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आरटी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड an office building for 80 limited over an 18-month period.
यानी आरटी लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर एटी लिमिटेड, यानी ये कस्टमर है, ये सेलर है। एटी लिमिटेड एग्रीज टू पे द कंस्ट्रक्शन एंटिटी ₹350 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट। आरटी लिमिटेड विल रिसीव अ बोनस ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एटी लिमिटेड इफ इट कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग विद इन 1 ईयर। यानी ये क्या इक्विटी शेयर्स में मिलेगा, ये हमारा क्या है, नॉन कैश कंसिडरेशन है। ये क्या है, हमारा नॉन कैश कंसिडरेशन है। अज्यूम अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। हमें दे दी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, तो हम किस पे मेजर करेंगे, नॉन कैश कंसिडरेशन को फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं अपन नीचे। In the current case, fair value of non-cash consideration will be included in the transaction price and changes in this other than form of consideration or type of consideration will be ignored. अदर देन फॉर्म या टाइप में तो हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। दस फेयर वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर विल बी यूज टू वैल्यू पोटेंशियल बोनस थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट। हमें लैंग्वेज इस तरह से लिखनी है एग्जाम में कि जो हमारी फेयर वैल्यू है इस कंसिडरेशन की, वो हम इसी मतलब फेयर वैल्यू पे ही हम इस पोटेंशियल बोनस को थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है बोनस। बोनस कब होगा, जब विद इन 1 ईयर हम पूरा करेंगे। यानी ये क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन है। ये क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन है। और किसकी वजह से हो रहा है, अदर देन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन और टाइप की वजह से चेंज है। यानी मिलेंगे तो इक्विटी शेयर्स ही, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू का रिस्क है ना अपने। फेयर वैल्यू आज कुछ और है, जैसे आज ₹100 है, कल कुछ और हो सकती है, कल 90 भी हो सकती है, कल 110 भी हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है। ट्रीट इट एज वेरिएबल कंसिडरेशन, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन विल बी पोटेंशियल वेरिएबल कंसिडरेशन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। बस वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि फेयर वैल्यू ऑफ ₹100 जो आज उसकी फेयर वैल्यू है, मैं दिखा दूँ आपको, फेयर वैल्यू मेंशन्ड है क्वेश्चन में, ये रही फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू विल बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल बोनस थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी आज अगर हमें इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो हम कितने में करेंगे, फेयर वैल्यू पे करेंगे। इफ इन फ्यूचर एंटिटी अर्न्स बोनस देन द रेवेन्यू विल बी मेजर्ड एट। अगर उसको आगे मिलता है बोनस, वेरिएबल कंसिडरेशन है, जब मिलेगा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कब करते हैं हम वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड, जब वो हाईली प्रोबेबल हो जाता है कि उसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। याद है आपको, मैंने वो वाला पार्ट भी इसमें लिख रखा है, वो वाला पार्ट भी मैंने इस PDF में लगा रखा है। Entity shall include variable consideration in the transaction price when it is highly probable that significant reversal will not occur in future. The decision will be taken when the uncertainty of variable consideration will be resolved in future. इसी क्या अनसर्टिनिटी है कि विद इन 1 ईयर ये पूरा हो पाएगा या नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस बिल्डिंग विद इन 1 ईयर। तो ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि हमें वेरिएबल कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन एनी केस हमें अगर ये मिला तो हम किस पे करेंगे, हम इस फेयर वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। 350 करोड़ की हमारी फिक्स्ड कंसिडरेशन, और इसका क्या है, 10 लाख शेयर्स हमें मिलेंगे इंटू ₹100 की फेयर वैल्यू। ये जो 10 करोड़ है, क्या हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन है। समझ में आ गया आपको बात, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।